हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, जिसमें कि हम ऑलरेडी एक चैप्टर एक वीडियो कवर कर चुके हैं। उसमें हमने रेवेन्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा कि रेवेन्यू क्या होता है और 3 तरीके के रेवेन्यूज जो होते हैं आपके, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू। ये हमने डिटेल में कवर किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लेना। आई बटन पर क्लिक करके आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जल्दी से रिवाइज कर लेना। ओके, आज हम पढ़ेंगे उसके आगे की चीज़ें। अब आपको अगर याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि TR, आपका MR और आपका AR, ये जो तीनों होते हैं ना, इनके कर्व्स कैसे कैसे होते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने 2 तरीके से बताए थे। एक तो हमारे पास होता है TR का ये, ठीक है, ऐसा होता है TR, और उस केस में हमारे पास AR और MR दोनों बराबर होते हैं, दोनों का कर्व सेम होता है और इस तरीके का होता है, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। TR होता है 45 डिग्री स्ट्रेट लाइन। और एक मैंने बताया था कि TR कुछ इस तरीके का होता है आपका, यहाँ से ऐसे करके, और उसी के नीचे से आपका जाता है MR और AR का कर्व, ठीक है, ऐसे करके। यहाँ से ये आपका MR गया और ये होता है आपका AR, ठीक है। ये 2 मैंने केसेस बताए थे। अब ये जो आपका यहाँ पे मान लेते हैं, ये जो आपका फर्स्ट वाला केस नज़र आ रहा है, ये आपका केस मैंने बताया था परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में, राइट। और ये मैंने बताया था आपको, ये वाला जो TR और AR और MR का कर्व है, ये होता है आपका मोनोपोली में या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो यही चीज़ों को आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि कैसे TR वर्क करता है इस केस में, कैसे MR वर्क करता है, कैसे AR वर्क करता है। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, ज़रूर देख लेना, राइट। अब हम बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग तरीके के मार्केट्स कैसे होते हैं, ठीक है। मार्केट भी अलग अलग तरीके के होते हैं। तो पहले कौन सा है, एक हमारा है परफेक्ट कंपटीशन, एक है हमारे पास मोनोपोली और एक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या क्या नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स के। एक है परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, एक हो गया हमारे पास मोनोपोली। अब ये जो परफेक्ट कंपटीशन और एक ये मोनोपोली है, इन दोनों का ही ना बीच का सा हिस्सा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। ये याद रखना है, थोड़ा मतलब इनके बीच में लाई करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देखो मोनोपोलिस्टिक तो आया है इस मोनोपोली से, कंपटीशन आया है परफेक्ट कंपटीशन से, तो दोनों को थोड़ा सा मिला करके थोड़े से बीच में लाई करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये 3 मार्केट के टाइप्स हमको आज पढ़ने हैं, राइट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हमारा मतलब अभी पहला वाला परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। अब देखो परफेक्ट कंपटीशन नाम से समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है नाम से, कि ऐसी जगह जहाँ पे एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, नेक टू नेक कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन। मान लो अब आप किसी लोकल मार्केट में जाते हो, हर शहर में आपके यहाँ भी कोई लोकल मार्केट होगा जहाँ पे हम लोग बार्गेनिंग करके सस्ता सस्ता सामान लेते हैं कि नहीं। या फिर आप सब्जी मंडी चले जाओ, वहाँ पे मतलब वही सब्जियाँ हैं गिनी चुनी, उनकी 50 ठेल होती हैं कि नहीं। ये काइंड ऑफ परफेक्ट मार्केट का कंपटीशन का मैं एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप समझ लो। अब वहाँ पे क्या है, मान लो एक ठेल पे आप गए, वो दे रहा है 50 रुपये किलो के आलू, दूसरा वाला दे रहा है आपको 40 रुपये किलो के आलू। तो आप किस पे से लोगे, 50 वाले से लोगे या 40 वाले से लोगे। ऑब्वियसली आप 40 वाले से लोगे कि नहीं। पर ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि अगर मतलब जैसे कि अब मान लो उसने कम किया, 40 रुपये कर दिए, तो उसकी देखा देखी और भी तो लोग कर सकते हैं ना। उल्टा हो सकता है वो एक बंदा 40 की जगह 35 पे देते तो सब खिंच के उसके पास चले जाएंगे। यानी कि क्या होता है, मतलब एक कट थ्रोट कंपटीशन होता है, इसने कम किया उसने कम किया, ऐसे कम कम करते करते मान लो 0 पे आ गया प्राइस। अब ऐसे तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लोग ना एक फिक्स्ड प्राइस तय कर लेते हैं कि भाई यही प्राइस रखेंगे हम, और इनको ना क्या होता है, प्राइस मिलता है। मार्केट जो फोर्सेस होते हैं, डिमांड और सप्लाई, वो प्राइस को तय करते हैं, वो प्राइस को फिक्स करते हैं। इन्हें वो प्राइस अपनाना होता है, ये उस प्राइस से हट नहीं सकते। तो सिर्फ सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होता है कि जो फर्म होती है ना, फर्म इज अ प्राइस टेकर, मतलब वो प्राइस टेक करती है, वो मेक नहीं करती है, खुद से नहीं बनाती, खुद से नहीं रख सकते। जैसे मैंने बताया कि 40 रख लिया, 35 रख लिया, ऐसे नहीं होगा। वो एक ऑलमोस्ट सेम प्राइस होता है जो कि उनको खुद से मिलता है। कहाँ से मिलता है, डिमांड और सप्लाई फोर्सेस जो होते हैं मार्केट के, वो डिटर्मिन करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हियर इन परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज अ प्राइस टेकर, इट कैन नॉट चेंज, यहाँ पे लिख देते हैं कैन नॉट चेंज या फिर इन्फ्लुएंस द प्राइस,
ये खुद से प्राइस में छेड़छाड़ नहीं कर सकती, जो प्राइस मिला है वही इनको अपनाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी प्राइस पे इट कैन सेल एनी क्वांटिटी एट प्रीवेलिंग प्राइस, जो भी प्राइस है। अब मैं बता रही थी कि 50 रुपये किलो आलू है, तो 50 ना सही 40 रख लिया, तो सब 40 रुपये किलो ही बेचेंगे और वो 40 रुपये पे कितनी भी क्वांटिटी बेच सकते हैं। 40 रुपये किलो है तो आप 2 किलो बेचो चाहे 10 किलो बेचो, पर बेचने आपको 40 रुपये पे ही पड़ेंगे, आप ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अब कोई सोचे कि मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा लूँ, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो सोचे मैं 40 की जगह 42 का बेचूँ, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो उसके जो कस्टमर्स हैं ना कुछ, वो चले जाएंगे दूसरी दुकानों पे। ऑब्वियसली आप खुद सोचो ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हम साबुन यूज़ करते हैं बहुत सारे, हम टूथपेस्ट बहुत सारे होते हैं, या जो भी चीज़ें हैं, तो अगर हमको कोई ब्रांड का चीज़ कम पैसों में पड़ रही है तो ऑब्वियसली हम वहीं जाएंगे ना। तो अगर किसी ने प्राइस थोड़ा बढ़ा दिया है, दूसरी वाली फर्म ने प्राइस बढ़ा दिया है प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, तो क्या होगा, उसके कुछ कस्टमर्स इधर खींच कर आ जाएंगे जिस पर प्राइस कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो इसीलिए छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जितना भी क्वांटिटी उनको बेचनी है वो उसी प्राइस पर बेचेंगे, कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि वो प्राइस कम ज़्यादा नहीं कर सकते, प्राइस क्या होता है आपका AR, मैंने बताया था ना पिछले वाले आपके वीडियो में, प्राइस मतलब AR, एवरेज रेवेन्यू। तो यहाँ पे क्या होता है, AR इज़ कांस्टेंट, याद रखना है। AR कांस्टेंट क्यों है, यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, बिकॉज AR इज इक्वल टू प्राइस। AR प्राइस के बराबर है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहेगा, मैंने बताया प्राइस चेंज नहीं हो सकता, और जब प्राइस चेंज नहीं होता तो AR भी चेंज नहीं हो सकता, और जब AR चेंज नहीं होगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। अब एक और चीज़, जब AR कांस्टेंट रहता है तो मैंने क्या बताया था, परफेक्ट कंपटीशन में MR जो है ना वो उसकी नकल करने की कोशिश करता है AR की, तो यानी कि MR भी कहेगा भाई मैं भी कांस्टेंट रहूँ, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, और साथ ही साथ MR हो जाएगा AR के बराबर। तो ये कहानी आपको याद रखनी है, यही सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, बट वो थोड़ा शॉर्ट में था। अब ये सारी चीज़ों को हम एक टेबुलर फॉर्म से समझते हैं। देखो लेट अस सपोज यहाँ पे ये है आपका आउटपुट, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर आपको गिवन है आपका AR या फिर प्राइस, जिसे हम कहते हैं प्राइस गिवन है। प्राइस क्या है, कांस्टेंट रहेगा, मैंने अभी लिखा ना, AR इज़ कांस्टेंट, प्राइस इज़ कांस्टेंट, तो प्राइस हम मान लेते हैं 5 रुपये है, ठीक है। अब जब हमारे पास AR है और Q आउटपुट है, तो AR इंटू Q करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं ना। तो TR हमारा क्या हो जाएगा, 5 × 1 5, 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20, और इसी की हेल्प से हम निकाल सकते हैं हमारा MR। पहले का MR तो सेम रहता है, फिर क्या हो जाएगा 10 - 5, फिर 15 - 10, फिर 20 - 15, यानी कि 5 5 5। अब यही सारी चीज़ें आप पॉइंट्स से वेरीफाई करो। AR देखो कांस्टेंट है ना, MR भी कांस्टेंट है, और हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है, वो तो इंक्रीज़ कर रहा है, पर MR और AR बराबर हैं, दोनों 5 5 है। तो ये इसे देख करके आप समझ सकते हो कि क्या होता है, जब परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है, मार्केट हमारा परफेक्टली कंपेटिटिव है, तो जो फर्म है वो अपने प्राइस से हट नहीं सकती, ना वो ज़्यादा कर सकती है ना वो कम कर सकती है। और साथ ही साथ क्या होगा, अगर वो कम ज़्यादा करेगी, मतलब मान लो उसने प्राइस बढ़ाने की कोशिश करी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में, तो उसके कुछ कस्टमर्स भाग जाएंगे, राइट। और साथ ही साथ क्या होगा, जैसे अगर उसने कम करने की कोशिश करी तो बाकी जो फर्म्स हैं वो भी देखा देखी ऑब्वियसली कम करेंगे, तो उसको कुछ खास फ़ायदा होने नहीं वाला। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अब इसी का जो कर्व है जो मैंने बताया था, वो क्या होता है, इस तरीके का होता है, यही तो हमारा कर्व था। यहाँ पे क्या है O, और प्राइस यहाँ पे हम रखते हैं, प्राइस कितना है हमारा 5, ये 5 रुपये है ना। अब वो कितनी भी क्वांटिटीज़ इस पर बेच सकता है, कितनी भी हो सकती हैं। यहाँ पे 2 किलो बेच रहा है 5 रुपये पे, 4 किलो, 7 किलो, यहाँ पे 9 किलो, कितना भी बेच सकता है, पर वो प्राइस चेंज नहीं कर सकता। जैसे ही उसने प्राइस थोड़ा सा आगे बढ़ाया, उसके कस्टमर्स खींचे चले जाएंगे दूसरों की तरफ, है ना, और कम किया तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बाकी फर्म्स भी कम कर लेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ये हो गया हमारा AR, और यही हमारा क्या है, MR भी है। और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, बस इतनी सी कहानी जानने की, तो आई होप समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जो ये फर्म्स होती हैं ना, चाहे वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो, चाहे वो मोनोपोली में, चाहे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, किसी में भी हो, तो उनका AR कर्व जो होता है वही उनका डिमांड कर्व होता है। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो 3 पॉइंट्स हैं। एक होता है यूज़ हमारा प्राइस लाइन, है ना, एक होता है आपका रेवेन्यू कर्व, एक हो गया हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू कर्व का मतलब क्या है, AR,
नॉट टी आर एंड नॉट एम आर बट ए आर। यहाँ पे टी आर एम आर से मतलब नहीं है। तो ये जो तीनों टर्म्स है ना, ये आपको याद रखना है, ये तीनों सिमिलर हैं। चाहे कहीं प्राइस लाइन यूज़ हो मतलब ए आर कर्व, चाहे कहीं पे रेवेन्यू कर्व यूज़ हो इसका मतलब ए आर कर्व, चाहे कहीं पे ए आर यूज़ हो इसका मतलब डिमांड कर्व, चाहे कहीं पे डिमांड कर्व यूज़ हो उसका मतलब प्राइस लाइन। तो तीनों चीज़ें सेम हैं, याद रखना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, अब आपसे पूछते हैं अगर कि परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है। अब आप कहो कि डिमांड कर्व तो हमने पढ़ा ही नहीं है, पर हमने पढ़ा है, यहाँ पे हमने पढ़ा है ए आर। ए आर मतलब हॉरिजॉन्टल है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और हमको पता है ए आर और डिमांड कर्व सेम है। तो आप कहोगे जो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में कोई फर्म होती है उसका ए आर या फिर सॉरी उसका जो डिमांड कर्व होता है इट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस तरीके से आपको बताना है। तो ये ज़रूर याद रखना, नोट कर लेना तीनों पॉइंट्स, प्राइस लाइन, डिमांड कर्व, रेवेन्यू कर्व, ए आर सब बराबर है, सब सेम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट। समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि आपका मोनोपोली, ठीक है। ये तो हो गया परफेक्ट कंपटीशन। अब हम पढ़ते हैं मोनोपोली के बारे में। अब देखो मोनोपोली क्या होता है। मोनो का मतलब आपको पता है, मोनो कहीं पर भी जब यूज़ होता है उसका मतलब होता है सिंगल, ठीक है। जैसे लाइक मोनोक्रोम आपने सुना होगा, आजकल मोनोक्रोम पैटर्न बहुत चल रहा है कपड़े वगैरह में। तो क्या होता है, सेलिब्रिटीज़ ऊपर से नीचे तक एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं, राइट, है ना, ऐसा आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। तो वो होता है मोनो, ठीक है। मोनो का मतलब जहाँ पर सिंगल हो। तो यहाँ पे मोनोपोली का मतलब क्या है वो आपको जानना है। इसे मैं रब कर देती हूँ ये। यहाँ पे मोनोपोली का मतलब क्या है कि मोनोपोली मतलब सिंगल फर्म अगर है किसी भी चीज़ की, मान लो कोई ऐसी चीज़ है जिसका मतलब काइंड ऑफ कह लो जो कोई एक ही इंसान के पास है या फिर उसकी एक ही दुकान है। मान लो आप किसी ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पर दूर दूर तक क्या है, किसी डेली नीड्स वाली दुकान ही नहीं है, एक ही दुकान है, मतलब 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई दुकान नहीं है दूर दूर तक। अब उस बंदे की ना उस एरिया में मोनोपोली हो गई। उसको पता है कि भाई 10 किलोमीटर दूर तो कोई सामान लेने जाएगा नहीं। अगर मैं कोई चीज़ 35 की जगह 40 की भी बेच दूँ ना तो भी लोग यहीं लेंगे। वो कहेंगे इतना पेट्रोल क्यों फूकें, इतना हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाएंगे तो भी हम इतने पैसे क्यों लगाएं, वो यहीं लेंगे ऑब्वियसली। यानी कि मोनोपोली क्या होता है, वो होता है प्राइस मेकर। ये आपको याद रखना है। परफेक्ट कंपटीशन में वो लोग प्राइस टेकर हुआ करते थे जो फर्म्स थी, क्योंकि वो उनके जैसी 50 हज़ारों फर्म्स हैं मार्केट में, तो वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। उनको जो प्राइस मिला उन्होंने ले लिया तो वो प्राइस टेकर बन गए। पर यहाँ पे ये क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। ये खुद से पैसा, मतलब वो खुद से पैसा नहीं, खुद से प्राइस डिसाइड कर लेंगे। अब ये मार्केट भले ही 10 रुपये का मतलब प्राइस है इसका, पर अगर वो बेचना चाहे तो वो 20 रुपये में भी बेच सकता है, ठीक है। वो खुद से प्राइस डिसाइड करेगा, खुद से प्राइस डिटर्मिन करेगा। और आपने देखा भी होगा जहाँ पर दूर, या फिर मान लो कोई ऐसी चीज़ है जैसे कोई एक दवाई है, पूरे इंडिया में मान लो उसकी एक ही फर्म है, एक ही कंपनी है उस तरीके की दवाई बेचने वाली, और कोई कंपनीज़ ही नहीं है। तो ऑब्वियसली वो कंपनी अगर उस दवाई को 100 की जगह 200 में भी बेचेगी तो आप उसको खरीदोगे, क्योंकि दवाई ज़रूरी है, आपको खरीदनी है, इंडिया के बाहर लेने तो नहीं जाओगे ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्म जो होती है प्राइस मेकर होती है, और वो कितना भी प्राइस रख सकती है, ठीक है। इट कैन चेंज द प्राइस, वो खुद से प्राइस को चेंज कर सकती है, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब पर पॉइंट ये है, क्या वो कितना भी प्राइस चेंज कर सकती है। अभी 10 रुपये का मार्कर 20 में बेचे तो ठीक है, 25 में बेचते तो ठीक है, पर अब ऐसा नहीं ना 10 का वो 100 में बेचेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। भले ही फिर भी चलो 2 लोग ले रहे होंगे, पर बहुत सारे कस्टमर्स तो चले जाएंगे ना। वो कहेंगे नहीं चलो ठीक है हम कोई और अल्टरनेटिव ढूंढें या फिर कहीं और बाहर से ले आए, जो भी है। पर फिर भी ऐसा नहीं है ना कि पहले अगर 10 खरीद रहे थे लोग तो अभी भी 10 के 10 खरीद लेंगे, 10 रुपये का ये मार्कर 100 रुपये में, ऐसा नहीं है ना। कुछ तो कस्टमर्स कम होंगे। इसका मतलब ये है अगर उसको अपनी क्या करनी है, सेल बढ़ानी है, मेरी बात पर ध्यान देना, उसको अगर अपनी सेल बढ़ानी है तो उसको प्राइस फिर भी थोड़ा कम रखना पड़ेगा। हालांकि वो अपने मन का प्राइस रख सकता है, फिर भी उसको कम रखना पड़ेगा। मान लो जब उसने 10 रुपये का मार्कर बेच रहा था, ठीक है, तब आ रहे थे उसके पास 50 कस्टमर्स। फिर उसने क्या किया, 10 से बढ़ाकर प्राइस कर दिया 20 रुपये। तब उसके पास कस्टमर्स हो गए मान लो 45, 5 लोग कम हो गए, ठीक है, पर फिर भी अभी भी काफ़ी कमाई हो रही है, राइट। अब क्या है, उसने बढ़ा दिया, 25 कर दिया, अब हो गए मान लो 43। अब उसने 25 की जगह सीधा 100 बढ़ा दिया, 10 रुपये का मार्कर वो 100 में बेच रहा है। अब ये पूरे के पूरे 43 तो नहीं आएंगे, बहुत कटौती हो जाएगी। अब समझ रहे हो ना कस्टमर्स की। मान लो अब सिर्फ 20 ही आ रहे हैं,
समझ लो 20 या 10 आ रहे हैं जो भी है, तो इससे क्या होता है यहाँ पे उसको समझ आएगा कि अगर मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा माल बेचना है, 50 यूनिट्स वो पहले बेच रहा था, कब? जब प्राइस कम था। तो और किसी भी फर्म का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, उसका प्राइमरी मोटिव होता है मैक्सिमम सेल रखना, ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट बेच देना। तो अगर वो चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अपना बेचे तो उसको प्राइस कम रखना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट हम पहले लिख लेते हैं। इन ऑर्डर टू सेल मोर he would have to keep the price लो, उसको प्राइस थोड़ा तो कम रखना ही पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हमको दिखा आउटपुट में और प्राइस में एक नेगेटिव रिलेशन दिखा ना। जब ज़्यादा बेचना है, क्वांटिटी ज़्यादा बेचनी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, और अगर वो चाहता है कि मैं प्राइस बढ़ा दूँ तो उसकी क्वांटिटी कम ही बिकेगी। जैसे 100 रुपये में सिर्फ 20 ही लोग खरीद रहे थे। यानी कि यहाँ पे हमको दिखा एक नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। और आपको पता है नेगेटिव रिलेशन जब होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, तो हमारा डिमांड कर्व या फिर हमारा रेवेन्यू कर्व कैसा होता है, मैंने आपको बताया था ना, हमने डिमांड कर्व वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ पे जो हमारा डिमांड कर्व या फिर रेवेन्यू कर्व जो होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। ये हो गया हमारा AR कर्व, जिसे हम डिमांड कर्व भी कहते हैं, जिसे हम रेवेन्यू कर्व भी कहते हैं, जिसे हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो जब नेगेटिव रिलेशन है तो वैसा ही बनेगा जैसा हम डिमांड वाले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा AR कर्व इस केस में। उस केस में क्या था, हॉरिजॉन्टल था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, यहाँ पे ऐसा होगा। अब यहाँ पे देखो हम एक बार इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, प्राइस डिक्रीज होता है। ये भी चीज़ मैंने बताई थी आपको मोनोपोली में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने लिखा नेगेटिव रिलेशन है। अगर उसको ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो उसको प्राइस कम करते रहना पड़ेगा। जैसे पहले 10 रुपये थे, अब 9, अब 8, अब 7 ऐसे कर दिए। तो उसको ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाई उसने तो प्राइस उसको कम करना पड़ेगा। यही तो नेगेटिव रिलेशन है। तो ये नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं TR क्या हो जाएगा, 10, 18, 24, 4 7 28। यहाँ से हम MR निकालेंगे। MR की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ऊपर तो 10 ही रहेगा, 18 - 10 8, 24 - 18 6, 28 - 24 4। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि AR भी डिक्रीजिंग है, MR भी डिक्रीजिंग है। मैंने ये बताया था ना, परफेक्ट कंपटीशन में AR MR कांस्टेंट रहते हैं, बराबर रहते हैं, और दोनों कांस्टेंट रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे दोनों डिक्रीजिंग रहते हैं पर कांस्टेंट नहीं रहेंगे। यहाँ पे दोनों बराबर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, पर यहाँ पर भी दोनों क्या है, डिक्रीजिंग तो होंगे, साथ साथ ही चलेंगे। पहले वहाँ कांस्टेंट है, यहाँ दोनों डिक्रीजिंग है, पर वहाँ बराबर थे, यहाँ बराबर नहीं है। यहाँ पे देखो मतलब जो AR है हमारा वो गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, पर बराबर नहीं है वैल्यूज़। AR जिस स्पीड से गिर रहा है वो स्पीड कम है, MR बहुत ज़्यादा फुर्ती से गिर रहा है। देखो ये 10 से सिर्फ 9 पर ही पहुंच पाया है, 10 से 8 पे पहुंच गया, जल्दी गिर रहा है। ये 9 से 8 पर ही पहुंच पाया, 8 से 6 पर भी आ गया। जब ये 7 है तो ये 4 है, यानी कि हमेशा MR क्या है, कम है। क्या है, हमेशा MR इस केस में कम है। नज़र आ रहा है, हमेशा MR कम है। और जब MR कम होगा तो इसका कर्व कैसा बनेगा, नीचे चला जाएगा, ये नीचे ही रहेगी इसकी हमेशा वैल्यू। तो ये हो गया हमारा MR कर्व। तो मोनोपोली में हमारा MR या AR कर्व कैसा होता है, इस तरीके का होता है। और डिमांड कर्व पूछे स्पेसिफिकली तो ये है हमारा AR कर्व। और मैंने इसका रीज़न बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि AR कर्व हमारा एक्स एक्सिस के नीचे क्यों नहीं जा सकता। जैसे MR कर्व नीचे चला गया, क्या AR कर्व एक्स एक्सिस के नीचे जा सकता है? तो ये आपको ना कॉमेंट में मुझे रिप्लाई करना है। देखती हूँ मैं किसका आंसर सही है, उसका आंसर मैं पिन करूँगी, ठीक है। आपको बताना है कि एक्स एक्सिस के नीचे क्या AR जा सकता है या नहीं। तो अगर जा सकता है तो क्यों, कैसे जाएगा, किस केस में जाएगा, और अगर नहीं जा सकता है तो क्यों नहीं जाएगा, ये आपको मुझे जवाब देना है। तो ये आपको समझ आ गया मोनोपोली में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये इसका भी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, ठीक है। अब हमारे पास आ गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो देखो, जैसा मोनोपोली आपने पढ़ा ना, डिट्टो वही है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सारी चीज़ें वही हैं, सारी। प्राइस मेकर है ये भी, खुद से प्राइस हम थोड़ा डिटर्मिन करते हैं, चेंज हो सकता है यहाँ पे प्राइस। अगर उसको ज़्यादा बेचना है तो प्राइस उसको कम करना पड़ेगा। नेगेटिव रिलेशन होता है यहाँ भी प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। अब आपको एक और चीज़ समझ आ रही होगी कि जब नेगेटिव रिलेशन है तो यानी कि इसका भी AR कर्व कैसा बनना चाहिए, ऐसा ही बनना चाहिए। तो एग्जैक्टली इसका भी AR कर्व ऐसा ही बनता है, बट एक डिफरेंस है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं बनता। डिफरेंस क्या है, देखो ये हम समझ लेते हैं।
जैसे यहाँ पे AR कर्व ऐसा था, इधर तक था, पर इसका AR कर्व ना कैसा होगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा। अब क्यों होगा देखो मैं बताती हूँ। यहाँ भी क्या है, अगर उसको ज़्यादा बेचना है, जैसे अभी वो क्या कर रहा है, इतनी क्वांटिटी बेच रहा है और इतने प्राइस पर, है ना। अब उसको क्या करना है, ज़्यादा बेचना है, यहाँ तक बेचना चाहता है वो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्राइस अपना कम करना पड़ेगा, यानी कि प्राइस उसने अब कम कर दिया अगर उसको ज़्यादा बेचना है तो। ये है आपका P, ये है P1 पर आ गए और हम अब क्वांटिटी Q1 पर आ गए। तो ऐसा ही उसका AR कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। यही सारी चीज़ें एग्जैक्ट, इवन टेबल भी यही है, कोई डिफरेंस नहीं है। मेजर डिफरेंस जो है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो क्या है, कहाँ लिखूँ, कि आपका जो मोनोपोली वाला कर्व होता है ना, वो कैसा होता है, मोनोपोली वाला कर्व ज़्यादा इलास्टिक हो, नहीं ज़्यादा नहीं एक्चुअली लेस इलास्टिक होता है, लेस इलास्टिक, ठीक है। और ये क्या होता है आपका जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला कर्व होता है ये मोर इलास्टिक होता है। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपको याद हो, हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा चेंज कर पा रहे हैं। आपके ट्राउज़र में इलास्टिक है, आपके रबर बैंड में इलास्टिक है, आप उसको बहुत ज़्यादा खींच रहे हो, उसका साइज़ जो है वो चेंज कर पा रहे हो, उसका जो शेप है वो चेंज कर पा रहे हो, है ना। तो क्या हो रहा है, अगर ज़्यादा कोई चीज़ इलास्टिक है यानी कि उसमें ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो डिमांड अगर ज़्यादा इलास्टिक है यानी कि डिमांड में ज़्यादा चेंज आ रहा है, और डिमांड अगर कम इलास्टिक है तो यहाँ पे डिमांड में कम चेंज आएगा। और डिमांड में कब चेंज आता है, जब प्राइस में चेंज आता है। तो इसका मतलब ये है, देखो मोनोपोली में क्या होता है, मैंने अभी बताया कि दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है आपके पास उस एरिया में एक ही दुकान है, ये एग्जाम्पल लेके चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है। अगर वो इंसान 10 रुपये का मारकर 25 में बेच रहा है तो आपके पास और कोई सब्सटीट्यूट नहीं है कि आप इससे जाके खरीद लो। और जब कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा, सोचो कोई सब्सटीट्यूट नहीं होगा तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं आएगा ना। कोई दवाई ऐसी है, मान लो कोई ड्रग है जो सिर्फ इंडिया में बनता है और इंडिया के लोगों को ज़रूरत रहती है, उसका बहुत ज़्यादा नीड होती है। अब अगर वो प्राइस बढ़ा देता है तो उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला, समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही बनता है, हमारे पास और कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, हम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, और हम कहीं से नहीं खरीद सकते, सिर्फ इंडिया ही बनाता है, ठीक। तो क्या होगा, उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, क्योंकि सब लोग फिर भी खरीदेंगे चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़ जाए। तो मोनोपोली में डिमांड हमारी लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि चेंज नहीं आया ज़्यादा, इलास्टिक कम है, अच्छी नहीं है डिमांड, उसमें ट्राउजर में चेंज ही नहीं आ पा रहा है, यानी कि डिमांड में जब चेंज नहीं आ रहा तो लेस इलास्टिक है। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, यू हैव सब्सटीट्यूट्स, आपके पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा फर्म्स तो नहीं है, मतलब परफेक्ट कंपटीशन जैसा हाल नहीं है कि बहुत सारी फर्म्स हैं, और ना ही मोनोपोली जैसा हाल है कि बिल्कुल ही फर्म नहीं है, एक ही है। तो ये इनके बीच का होता है, तभी मैंने बताया ना इसका नाम भी दोनों से मिलकर ही बना हुआ है। तो ये दोनों के बीच का है, ना तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल एक ही फर्म है, मतलब बीच का रास्ता है। अब एक फर्म ने प्राइस बढ़ाया तो ठीक है, आपके पास 2-3 सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ चले जाओ। तो क्या होगा, उस वाली फर्म की जो प्राइस डिमांड है वो तो कम होएगी ना, यानी कि डिमांड में चेंज ज़्यादा आएगा। मोनोपोली में इतना चेंज नहीं आया क्योंकि उसके जो ग्राहक है वो वहीं रहेंगे, एक ही दुकान है, पर यहाँ पर उसकी दुकान में चेंज आ जाएगा, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ जाएगा, क्योंकि उसके पास कस्टमर्स के पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं। अब जैसे कि आपके पास तरह तरीके के टूथपेस्ट होते हैं, मान लो टोटल 3-4 ब्रांड, टूथपेस्ट नहीं एक्चुअली, आप सिम का एग्जांपल लो, हमारे पास 3 ही तो सिम्स होती हैं आई गेस, एयरटेल और आपका जियो और आपका वोडा, है ना, वोडा आइडिया सेम हो गया, 3 है। अब ये 3 ही हैं, ये काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला मार्केट है। मतलब क्या होगा, अब एक ने अगर थोड़ा सा अपने जो डेटा पैक्स होते हैं और आपके वैलिडिटी पैक्स होते हैं, रिचार्ज के पैक्स होते हैं, एक ने प्राइस बढ़ाया, उसके कस्टमर्स कहाँ चले जाएंगे, जियो पे चले जाएंगे, एयरटेल वाले ने बढ़ाया तो जियो पे चले गए, जियो ने बढ़ाया तो वोडा पे चले गए, यही तो होगा। यानी कि उनके पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, तो उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाएगा एयरटेल वाले की में। मान लो सिर्फ एयरटेल ही एयरटेल होता और कोई सिम ही नहीं होती, ना जियो ना वोडा ना नथिंग, ठीक है, तो क्या होता, एयरटेल जितने भी आपको रिचार्ज दे रहा है आपको कराना ही पड़ेगा, यानी कि उसकी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा आइडिया कि मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स नहीं होते हैं, मोनोपोली मतलब मोनो, एक ही बंदा है तो उसके क्या सब्सटीट्यूट्स होंगे, पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल रहते हैं। और ये सिम वाला आइडिया ज़रूर याद रखना, ये परफेक्ट है, इससे आपको याद रहेंगी। तो वहाँ भी क्या होता है, मैं बेसिकली बताना क्या चाह रही थी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आपका डिमांड कर वैसा ही रहता है,
अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो वीडियो वैसे पॉज करके। पर अब हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल में ऐसे आपको थोड़ा अच्छे से मैं तीनों कर्व्स बना करके उनके बारे में समझाती हूँ, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास हैं 3 कर्व्स हमने पढ़ लिए, 3 तरीके के डिमांड कर्व्स, एक तो परफेक्ट कंपटीशन का, एक मोनोपोली का, एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। सबसे पहले हम बनाएंगे परफेक्ट कंपटीशन। उसमें यही होता है ना हमारा AR कर्व, ये AR कर्व होता है। तो मैं इसको ऐसे AR ना लिख करके लिख देती हूँ डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, डिमांड कर्व भी तो होता है AR कर्व, तो डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब मेरे पास आता है मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, दोनों का ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, तो एक का तो ऐसा होगा, है ना, और एक का होगा थोड़ा ऐसा। अब कौन सा मोनोपोली का है और कौन सा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है ये बताना है। देखो ये वाला है मोनोपोली का, ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। मैंने क्या बताया था, ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना दोनों के बीच का है, ना ही पूरा परफेक्ट कंपटीशन ना ही मोनोपोली है, दोनों के बीच का है। तो हमेशा दोनों के बीच में रहेगा, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में रहेगा, ऐसे याद रख लो। परफेक्ट कंपटीशन तो ये आ गया, मोनोपोली ये आ गया, इन दोनों के बीच में रहेगा। अब यहाँ से साफ दिख रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब कोई जो डिमांड कर्व होता है वो स्टीपर होता है, मतलब थोड़ा वाई एक्सिस की तरफ अगर है, स्टीपर है, तो क्या होगा, उसका मतलब उसकी जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होगी। और अगर कोई डिमांड कर्व फ्लैटर है, मतलब दूर है, वाई एक्सिस से दूर जा रहा है, फ्लैट होता जा रहा है धीरे धीरे, ये ऐसे 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 आने वाला है, तो फ्लैट हो रहा है, तो यानी कि उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा है ना, यानी कि उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आ जाएगा। और ऐसा कब होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो ये आपको याद रखना। तो अगर ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी देखें, ऑर्डर ऑफ इलास्टिसिटी, ऑर्डर बेसिकली कि कौन सा सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, इलास्टिसिटी, हाँ ठीक है। तो सबसे ज़्यादा परफेक्टली इलास्टिक कौन सा है, परफेक्ट कंपटीशन वाला, तो ये है सबसे ज़्यादा इलास्टिक। उससे कम कौन सा है, उससे कम है हमारा DMC, और सबसे कम कौन सा है, DM। ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा मतलब इलास्टिक है परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है। ये क्या है, थोड़ा सा कम इलास्टिक होता है इससे, पर इससे ज़्यादा इलास्टिक है ये। और ये क्या है, बिल्कुल ही लेस इलास्टिक है। अब इन दोनों में अगर आपको डिफरेंस नहीं पूछता है तो आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या होता है, सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ये बेसिकली आपको चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको बेसिक डिफरेंस पूछता है कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का डिमांड कर्व होता है और मोनोपोली का डिमांड कर्व होता है, आपसे बोलते हैं कि भाई दोनों का ही ना डाउनवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये भी दिख रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये आपको बताना है कि जो मोनोपोली का डिमांड कर्व है इट इज़ आपका क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक इन कंपैरिजन टू द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और इसके पीछे का रीज़न है, द रीज़न बिहाइंड दिस इज दैट देयर आर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विच आर नॉट एट ऑल अवेलेबल इन मोनोपोली। इसीलिए यहाँ पे जो डिमांड होती है उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो लेस इलास्टिक होती है। तो ये काइंड ऑफ पूरा आपका मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कोई अगर प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, मैं वहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।